वेलकम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है और इसको किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। उसके बाद हम जानेंगे 2 + √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, उसको भी सिद्ध करना हम सीखेंगे। पहले तो हम बता दें कि यदि यह आपकी अपरिमेय संख्या है तो उसमें यदि जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो या फिर भाग हो तो आपकी जो भी संख्या होगी वो सारी आपकी अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि इसमें √7 अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ी, घटाई, गुणा या फिर भाग किया जाता है तो जो प्राप्त होने वाली संख्या है वह भी हमारी अपरिमेय संख्या ही होगी। तो आपको समझ आ गई होगी कि यह पूरी हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हम सिद्ध करेंगे आज ना। तो पहले हम देखते हैं √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो हमारी √7 है वो हमारी परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने माना लेट √7 हमारी परिमेय संख्या है। लिख सकते हैं हम ऐसे, √7 एक परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय नहीं है। √7 एक परिमेय संख्या है। √7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। सबसे पहले हम मानते हैं कि जो हमारी √7 है वो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा से हम इसको लिख सकते हैं कि √7 = P/Q। यानी कि अगर परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां पे P और Q क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं, यानी कि इंटीजर होते हैं। उसको हम लिख सकते हैं कि P और Q बिलोंग्स टू I। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि इसे किससे संबंधित है, I से। I को पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है I से। तो हम I से क्या कह रहे हैं कि P और Q किस में से है, I में से है। इसका मतलब है संबंधित है या फिर उसमें उपस्थित है। किसमें, I में। I का मतलब है इंटीजर यानी पूर्णांक। और जहां पर Q है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और एक बात और आती है, जब परिमेय या अपरिमेय सिद्ध करते हैं तो यह है कि HCF जो होता है इनका, P और Q का जो HCF है, P और Q इन दोनों का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो P और Q है वो दोनों आपकी सहअभाज्य संख्या होगी। वे संख्याएं, वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उनको हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसको हम समीकरण 1 देना चाहें तो हम दे सकते हैं। ठीक है, सुविधा के लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले इतना लिख देंगे, उसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम वर्ग करने पर दोनों तरफ है ना, तो लिख सकते हैं दोनों और यानी तरफ या फिर दिशा, दोनों ओर वर्ग करने पर या फिर स्क्वायर करने पर। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इधर का वर्ग करेंगे तो 7 आएगा, उधर से करेंगे तो P²/Q² होगा। अब इसको लिख सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, Q² को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा Q² P²/7। जैसे कि हमने लेक्चर 17 में देखा, 17 में देखा था कि √2 को हमने अपरिमेय सिद्ध किया था, तब भी यही प्रोसेस था। उसी प्रकार √7 में भी वही प्रोसेस रहेगा। उसी प्रकार ऐसी कोई भी संख्या हो जो अंदर √ में आ रही हो और उसका √ पूरा पूरा नहीं हो रहा, वो अपरिमेय संख्या है और उसका हल इसी प्रकार करना है आपको ना। अब यहाँ पे 5 हो सकता है, अब 7 है, आगे यहाँ पे 11 हो सकता है, 13 हो सकता है ना, 19 हो सकता है। इस प्रकार से कोई भी संख्या आ सकती है अंदर, है ना, जिसका √ पूरा पूरा नहीं हो। 3 आ सकता है ना, तो वो भी आप क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसका भी हल इसी प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले इस प्रकार से लिख देंगे P/Q के रूप में, फिर ये थोड़ी सी उसकी जानकारी देंगे कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q 0 नहीं होना चाहिए और HCF आपका 1 होना चाहिए दोनों का। फिर दोनों तरफ वर्ग करते हैं
तो इधर से वर्क करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा, और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जो 7 है वो आपकी एक संख्या है, पूर्णांक है, तो इसको इधर लाएंगे और इसको नीचे लाएंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर बटा 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है ये 7 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसको हम 2 नंबर दे सकते हैं, समीकरण 2, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 7। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो 7 है वो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि 7 का भाग पी स्क्वायर में जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, या फिर भाग जाता है किसमें, पी स्क्वायर में। तो हम लिख सकते हैं कि 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 7 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 7 पी को भी विभाजित करेगा। यह हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था कि 7 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 7 पी को भी विभाजित करता है, पी को भी विभाजित करेगा। ये हमने इससे लिख दिया, किससे, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 7। इसका मतलब 7 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, पी स्क्वायर को करेगा तो पी को भी करेगा। ठीक है, अगर पी को विभाजित करता है तो भी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो पी अगर विभाजित होगा 7 से, इसका मतलब है कि पी में 7 संख्या उपस्थित है, यानी कि इस पी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि उसमें 7 विद्यमान होना चाहिए, तभी 7 का भाग पी में जा सकता है। तो फिर हम पी को लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 7r। अभी r क्या फला है, ये जो r है ये समस्या नहीं है, ये एक संख्या है, ये भी है ना। अगर p कोई संख्या है, जैसे कि हम देखते हैं इधर, अगर आप जैसे कि 12 है, 12 में 4 का भाग देंगे आप तो कितना उत्तर आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यानी कि 4 का भाग 12 में गया। वो क्यों गया, क्योंकि 4 12 के अंदर उपस्थित है। कैसे, देखो उसको हम लिख सकते हैं 12 को 4 गुना 3 और नीचे बटा 4। ठीक है, अब 4 का भाग इसमें जा रहा है कि 4 से 4 कट गया, एक बार 1 और 1 को गुना 3 से किया तो 3 उत्तर आता। तो ये भी एक संख्या है और यहाँ पर भी ये एक संख्या है। तो वहां पर हमको पता है कि 3 आएगा, तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर p क्या है हमें ये पता नहीं है, क्योंकि p एक पूर्णांक है। ठीक है, और पूर्णांक कौन सा भी हो सकता है, 2 3 5 6 7 कुछ भी हो सकता है ना। तो ये पूर्णांक है p, लेकिन अगर p में 7 का भाग दे दिया, यानी कि 12 में 4 का भाग दे दिया, तो फिर वो 12 ही नहीं रहा, वो कुछ और बढ़ा, क्या, 3, यानी कि 12 से 3 आ गया 4 का भाग देते ही। उसी प्रकार अगर 7 में p का भाग जा रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि p से 7 को बाहर निकाल लें, जो इसमें p में 7 विद्यमान है उस 7 को बाहर निकाल लिया, और जो बचा उसको हमने r से लिख दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 अगर बाहर निकल गया यहाँ से, तो यहाँ पे 3 ही बचा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 बचा है उसी प्रकार यहाँ पे कुछ बचेगा 7 में, p में 7 का भाग देने पर, तो ये r बचा। ठीक है, हमने ये मान लिया। तो r क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, ये भी क्या है, पूर्णांक है, इसको आप लिख लें। जो r है वो आपका, तो यहाँ पे जो r है वो भी आपका क्या है, पूर्णांक है, वो भी एक पूर्ण अंक है, यानी कि ये भी कोई संख्या आएगी आपके ना। p में अगर 7 का भाग दे देंगे हम, तो इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं कि p बराबर 7r। जैसे कि यहाँ पे 12 को हमने लिखा 4 गुना 3, यानी कि अगर इसमें 4 का भाग जाएगा तो उस 4 को हम बाहर ऐसे लिख सकते हैं और फिर 3 अंदर लिख सकते हैं, 3 और लिख सकते हैं ना गुणा में। उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिखा है कि 7 गुना r, गुणा दर्शाने की जरूरत नहीं है ना, वैसे समझ आ जाता है कि p बराबर 7r। ठीक है, तो अब जो p बराबर 7r जो हमने लिखा है यहाँ पे, इसको हम इसमें रखेंगे, अब और कुछ नहीं करना, बस हमारा सिद्ध हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो अब p का मान कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो p का मान समीकरण 2 में रखो, तो तब क्या आएगा, यहाँ पे लिखना आप कि p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो p का मान रखेंगे तो वहां पर आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, p का मान रखेंगे 7r, तो वहां पे क्या है, p का स्क्वायर है, तो 7r और फिर इसका स्क्वायर बटा 7 आ गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर दे एक बार, इसको मिटा देते हैं, समझ आ गया।
जो क्यू स्क्वायर बराबर ये आया है इसको हम और सिंपल करते हैं, सरल करना। तो क्यू स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर होगा 49 और आर का आर स्क्वायर बटा 7। अब 7 का भाग वापस देंगे तो वापस 7 आ जाएगा आपका ना। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 यहाँ पे नीचे, इसका भाग 49 में जा रहा है तो ये कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे ऊपर 7 आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर बराबर 7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, पूर्णांक है, तो यहां से पहले हम 7 को हटाते हैं यानी कि आर स्क्वायर का मान निकालते हैं, तब लिखेंगे इसको आगे क्यू स्क्वायर बटा 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 7 को यहां था उसको हमने इधर इसके नीचे बटे में ले गए, इसका मतलब है कि 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार है, यहाँ पे भी वैसे ही आया था, तो यहाँ पे भी वैसे ही आ रहा है। तो 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, क्यू स्क्वायर को विभाजित सात है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो हम लिख सकते हैं कि 7 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो 7 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित आप लिख लें, तो 7 क्यू को भी विभाजित करेगा। अगर 7 क्यू को विभाजित कर रहा है तो वहीं 7 पी को भी विभाजित कर रहा था। जबकि हमने शुरू में माना है वो ये है कि पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर 0 नहीं है, वो बात अब ठीक है, लेकिन जो आगे लिख रखा था कि एचसीएफ इनका 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये था कि इन दोनों संख्याओं में पी और क्यू में सिर्फ एक वो संख्या जिसका भाग जा सकता है, इसके अलावा किसी संख्या का इन दोनों में भाग नहीं जा सकता। लेकिन पी में 7 का भी भाग जा रहा है और क्यू में भी 7 का भाग जा रहा है, यानी कि दोनों में 7 का भाग और जा रहा है, जबकि होना चाहिए ये कि एक का ही भाग उसमें जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 7 का भी भाग जा रहा है। तो पी और क्यू के दो गुणनखंड हो गए बराबर, एक तो 1 हो गया और दूसरा 7 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि पी और क्यू के दो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ चुके हैं। तो पी और क्यू के दो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ चुके हैं, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर हम लिख सकते हैं कि 7 पी व क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है। चूंकि 7 पी व क्यू दोनों को विभाजित करता है, इसका मतलब यह है जो आपका पी और क्यू जो हमने माना था कि पूर्णांक है और ये क्या आपकी परिमेय संख्या है, वो हमारी गलत सिद्ध होती है। जहां पर उनका एचसीएफ 1 नहीं है, उनका एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 और 7 उनके दो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए, तो उनका एचसीएफ अब आ रहा है 7, जबकि होना चाहिए था 1। तो ये हमारी जो मान्यता थी वो क्या है, गलत है। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। तो क्या है फिर सही, फिर सही ये होगा कि जो आपका √7 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से 7 को हमने √7 को हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया है, बिल्कुल सरल तरीके से, आपको भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं 2 + √7 को किस प्रकार से अपरिमेय सिद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि हमारे जो 2 + √7 है वो भी एक अपरिमेय संख्या है, तब इसको सिद्ध करते हैं। तो वही तरीका है कि माना 2 + √7 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया है। ठीक है, परिमेय संख्या ही मानना आपको ना। तो फिर हम लिख सकते हैं कि P बटा Q के रूप में होनी चाहिए, और P और Q आपके पूर्णांक होंगे और Q बराबर आपका 0 नहीं होना चाहिए, और जो आपका एचसीएफ है वो दोनों का 1 होना चाहिए, यानी कि 1 का भाग ही दोनों में जाना चाहिए। तो उससे हम और सिंपलीफाई करें तो ये लिख सकते हैं कि √7 = P बटा Q, 2 को उधर लाएंगे
तो -2। ठीक है, इसको समीकरण 2 दे दिया और इसको समीकरण 1 दे दिया। अब यहां से गौर करने की बात है कि जो p बटा q है ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से कोई भी संख्या घटाई जाए तो आपकी परिमेय संख्या ही आती है। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो √7 है बराबर किसके हो गया, पूरी क्या है, परिमेय संख्या है। तो √7 भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई। तो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि √7 एक परिमेय संख्या है। जबकि हम क्या जानते हैं, थोड़ी देर पहले हमने सिद्ध किया है कि √7 तो एक अपरिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि √7 तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः जो हमारी 2 + √7 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है, अतः 2 + √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने देखा कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, उसको भी सिद्ध किया, और 2 + √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी हमने सिद्ध कर लिया है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।